सड़क हादसा, एक खातून अजान, दूसरा शख्स जख्मी, जेएमसी डोडा इलाज के लिए मुंतकिल। सोनमर्ग के पहाड़ों पर शदीद मौसमी सूरत हाल, ट्रैकर और चरवाहा जाम बहक, 2 दर्जन घोड़े, भेड़, बकरियां और मवेशी भी हलाक। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में अब 219 उम्मीदवार मैदान में, 25 ने नामजदगियां वापस ली। पांपोर में सबसे ज्यादा 14 और बिजबिहाड़ा में सबसे कम 3 उम्मीदवार मैदान में। सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने का इल्जाम, 5 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हुई कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के अनंतनाग में अहम बैठक, इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मामलों पर हुआ तबादला ख्याल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सुल्तान आरिफीन हज़रत शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में आज वो उनके ज़ियारत पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनको खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कई मामलों पर बात की, कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आसाम में नमाज जुमा के लिए 2 घंटे की तातील पर उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मज़हब को यकजहती के साथ रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाईचारे की ज़रूरत है और इस फैसले पर जो आसाम में नमाज जुमा के लिए 2 घंटे की तातील ख़त्म कर दी गई, एक बिल असम्बली में पास हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों को वक्त आने पर वापस लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर की भी बात की और महबूबा मुफ्ती के हलाल हराम वाले बयान पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने कहा कि उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना होगा। वहीं जमात इस्लामी के हवाले से उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन में हिस्सा लेना खुश आइंद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। मैंने सबसे बड़ी दुआ ये मांगी कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारा ईमान मजबूत करे और यहाँ अमन आए, तरक्की आए, हमारे बेकार बच्चे और बच्चियों का अच्छा हो और वतन में सारे हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी है वो बंद हो और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके रिश्ते अच्छे हो। जब वक्त आएगा आप देखेंगे वो बदल जाए। असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत कहिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है, यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी। यहाँ कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना। उनकी तरफ हमारा रवैया अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह सारे मुल्क में रवैया अच्छा होगा। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अल्लाह उनको सलामत रखे और वो अपने रास्ते पे चलें, ये सोच के चलें इस वतन को बचाना है, इस वतन को आगे ले जाना है। उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा, उनको ये रास्ता तरक करना चाहिए। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह शुक्र है कि वो बाहर निकल आए। वो मैं नहीं जानता, मैं देखिए न सरकार में हूँ न मैं इलेक्शन कमीशन वाला हूँ। ये आपको इलेक्शन कमीशन से सवाल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुनक्कद हुई है और मीटिंग की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने की। इस अहम मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर दरख्शा इंद्राबी समेत दीगर जो सीनियर लीडर है खासकर कश्मीर खित्ते के, वो इस अहम मीटिंग में शामिल रहे और मीटिंग में मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। और जिस हवाले से अब इंतखाबात की तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन कुछ ऐसे असम्बली सेगमेंट्स है जहां पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है दूसरे मरहले या तीसरे मरहले के लिए, और कई ऐसी सीटें हैं जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है। और इस हवाले से इस अहम मीटिंग में चर्चा हुई। मीटिंग में वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर, रफीक वानी समेत दीगर
जो लीडरान थे या जो उम्मीदवार जिनको टिकट मिला है वो इस अहम इजलास बैठक में मौजूद रहे और असम्बली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली क्या होगी उस पर तबादला ख्याल किया गया। और भी कई मामलात हैं जिस पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है। और मीटिंग के बाद डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और रफ़ीक वानी उन्होंने मीडिया से बात की। उनकी बात सबसे पहले आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे। हमने कैसे मैदान में अपनी विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि जब भी मैदान में उतरता है बंदा तो विजय ही प्राप्त हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि इलेक्शन मैदान ऐसा है, यहाँ पे एक प्रत्याशी नहीं होता है बल्कि इसमें अनगिनत हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। और हमने जो इतने सालों में यहाँ पे काम किया मोदी जी के नेतृत्व में, और जो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमन और खुशहाली दी है, वो सबसे बड़ी बात है। और उसको लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। जो डेवलपमेंट हमने किया है उसके बदले में जो वोट आज आ जाएगा वो बीजेपी के हक में होगा। देखिए, आज हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्रीमान अशोक गोयल जी यहाँ पे आए हैं, तो इन्होंने जितने भी यहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट है सबों को यहाँ पे बुलाया है। और आज भी उसने डायरेक्शन की जो कमी पीछी थी उस पर बात चली, उस पर चर्चा हुआ कि किस तरीके से इस इलेक्शन में कामयाब होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आपने मैदान में उतरना है और पूरे ताकत के साथ इस इलेक्शन को लड़ना है। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको एकजुट होकर पार्टी की स्ट्रेंथ के लिए काम करना है। और यही डायरेक्शन आज आसान हुई है और हम बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हम 10 साल से ग्राउंड जीरो में काम करते आ रहे हैं और आज भी पूरी उसी ताकत के साथ हम लोगों के बीच में लोगों की सेवाकारी में काम करते हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार कश्मीर से कमल ही कमल खिलेंगे। संगठन महामंत्री है, उसने पूरे चलिए इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको अनंतनाग लिए चलेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, बोझकरा ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा। ये जो आज अहम मीटिंग अनंतनाग में मुनक्कद हुई, क्या इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा क्या था? देखिए जोहर, इसका एजेंडा तो बस यही है कि इलेक्शन में हमें कैसे और मेहनत करनी है और कैसे जीती जाए कोई ना कोई चीज किसी। यहाँ से अगर भाजपा की बात करेंगे, भाजपा ने ये भी बताया कि जो संगठन मंत्री है, जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक गोयल है, उन्होंने कहा कि मैदान में उतरना हर कोई तो मैदान में होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए ही कोशिश करता है। तो हम भी जीत की कोशिश करेंगे और हम यकीन करेंगे कि इस बार के कश्मीर से कमल खिलेगा। इसमें सभी जितने भी उम्मीदवार हैं वो थे, जिनमें रफीक अहमद वानी, एडवोकेट वजाहत सूफी, यूसुफ पीर, सराब चौधरी, रोशन जावेद कादरी के साथ साथ जो अल्ताफ ठाकुर है जो पार्टी के तर्जुमान है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। और डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने भी कहा कि हम जो है दमखम लगा के बैठे हैं, हम दमखम लगा रहे हैं कि हम यहाँ से ज्यादा सीटें जो है वो हासिल करें। और इन्होंने यहाँ पे इस मीटिंग में ये भी इनको बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ जुड़े, घर घर जाए, घर घर जो है वो बताए कि जो एनडीए सरकार है उन्होंने कितना काम किया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और जितने भी जो हमने लोगों के लिए जो बहबूद स्कीमें हैं, जो स्कीमें हमने लाई है, उन स्कीमों का फायदा जो है डायरेक्टली लोगों को मिल रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मीटिंग के बाद जो मीटिंग थी उनको फिर अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़ा। उसके बाद फिदा, जब हम जुनूबी कश्मीर की बात करते हैं और पहले मरहले की बात करते हैं तो कई ऐसे सीटें हैं खासकर जुनूबी कश्मीर में जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तो उन सीटों पर किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वो साथ देंगे या सपोर्ट करेंगे? अभी तक देखिए बीजेपी ने इस हवाले से अभी तक पत्ते नहीं खोले कि जहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है तो बीजेपी वहां पर डायरेक्टली किस पार्टी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इस पे कोई अभी बात जो है वो नहीं हो रही है या मीडिया के सामने अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। लेकिन जहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वहां पर इन्होंने इनको यही बताया कि वहां पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला जो है वो सख्त होगा। देखिए साफ तौर पर
यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ उनको मुकाबला है, इंटरनेशनल कांग्रेस के साथ मुकाबला है। तो इस तरह से जो बीजेपी है 14 के मुकाबले में इस बार ये उम्मीद लगाई बैठी हुई है बीजेपी की, हम एक अच्छा जो नतीजा है वो सामने लाएंगे। लेकिन फैसला हम लोगों को करना है, वोट हम लोगों को देना है, उसके बाद ही फैसला क्या होगा वो सबको कबूल होता है। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं पे ये तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जो बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम यहाँ से 50 पार जम्मू कश्मीर में लेने में कामयाब हो जाएगी, क्या वो लेने में कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन हमारे साथ थे और तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि ये अहम मीटिंग जो है अनंतनाग में मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और दरख्शां इंद्राबी ने की। मीटिंग में जो तमाम उम्मीदवार जिनको टिकट मिला है वो मौजूद थे और उनके अलावा जो पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान हैं खासकर साउथ कश्मीर में वो इस मीटिंग का हिस्सा बने। और मीटिंग में उन उम्मीदवारों पर जोर दिया गया जिनको टिकट मिला है कि वो घर घर जाकर पार्टी का मंशूर पहुँचाए, पार्टी ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया है वो लोगों तक पहुँचाए, और ताकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट हासिल कर सके। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि इंतखाबात के हवाले से जहां इस वक्त तैयारियां जोर शोर से जारी है, वहीं खबर यह कि इरफान हफीज लोन वो आज कांग्रेस में शामिल होंगे और वागुरा हल्का से इनको पार्टी का मैंडेट हासिल हो सकता है। और इस तरह से क्योंकि वागुरा सीट पर कई उम्मीदवार है और सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं और अहम पेशरफ्त हुई है कि जो इरफान हफीज लोन समाजी कारकुन, डिबेटर भी रह चुके हैं, डीडीसी मेंबर भी है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। और उसके बाद खबर ये है क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद का मुश्तरका उम्मीदवार होगा वागुरा हल्के से, और वागुरा हल्के से इनको असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद पर ये मुश्तरका कैंडिडेट होंगे वागुरा से और आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। समाजी कारकुन हैं और सीनियर एडवोकेट के साथ साथ ये डिबेट्स में भी, नेशनल डिबेट्स में ये वहाँ अपनी बात रखते हैं और अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। इरफान हफीज लोन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, कब उनकी शमूलियत होगी? लोन जो कि जीडीसी मेंबर भी हैं और पूरे बारामूला में खासकर वागुरा, क्रीरी और संग्रामा के जो इलाके हैं, जो बेल्ट है, वहाँ पे एक अच्छी फेथ रखते हैं लोगों के अंदर। और आप जानते भी होंगे कि वो किस तरीके से खुल के सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, इवन इंटरनेशनल मीडिया पर या लोकल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं और हमेशा इतिहाद की बात करते थे। और 2019 के बाद की चेंजेस को वो खुलकर इसकी तनकीद करते थे, खासकर आर्टिकल 370 की को लेकर। लेकिन जब से सीट शेयरिंग का मसला हल हुआ है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहाद के बीच में, तो उसके बाद जो वागुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस को यहाँ से अपना कैंडिडेट जो था वो यहाँ पे अलायंस को खड़ा करना था। लेकिन अब इसमें नजरें थी कि कई सारे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन किसका नंबर हो सकता है। और इसमें सोहेल बुखारी जो पीडीपी से मुस्तफी हुए, उनका नाम भी सुर्खियों में था, इरफान हफीज लोन का नाम भी था और भी कई सारे लोगों का। लेकिन अब ये सारी जो ये हाँ और ना की जो बातें खत्म हुई है और हमारे पास जो इत्तलात हैं, अब इरफान हफीज लोन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के तौर पर उम्मीदवार होंगे वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के। और इस हवाले से इरफान हफीज लोन ने भी इसकी तस्दीक की है और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने भी गुलिस्तान के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि इरफान हफीज लोन ने वो आज दोपहर के बाद कांग्रेस ज्वाइन भी करेंगे और आने वाले दिनों में उनका नाम जो है ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा बतौर जो है कॉन्टेस्टेंट। इमरान, ये जो अब इरफान हफीज लोन चूंकि पहले एक आज़ाद कैंडिडेट थे जब डीडी से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब इत्तेहाद मुश्तरका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के मुश्तरका ये उम्मीदवार होंगे, तो इससे
اتحاد کو کتنی مضبوطی ملے گی؟ نمبر 2، جب ہم اس حلقے کی بات کرتے ہیں واگورہ حلقے کی، تو وہاں پر کس طرح کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ کئی سینئر لیڈر ہیں جو انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے اتحاد کو اس سے مضبوطی ملے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے واگورہ کانسٹیچوئنسی میں تو شاید اس طریقے کا کوئی فیس نیشنل کانفرنس کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے، لیکن عرفان حفیظ لون کا ارادہ تھا، کیونکہ انہوں نے خود بھی ہم سے بات کی تھی، لمحات تک انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ بطور آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن جب ان کے ساتھ اپروچ کیا گیا دو اتحاد کی طرف سے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ عرفان حفیظ لون ایک تو ہمیشہ 2019 کے بعد کی تبدیلیوں پہ کھل کے سامنے آتے تھے، اور کہ اتحاد کی اس وقت ضرورت ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عرفان حفیظ لون نے فیصلہ لیا کہ وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وہاں کانٹیسٹ جو یا وہاں پہ جو مقابلہ وہ بڑا سخت ہوگا، کیونکہ حال ہی میں جو بشارت بخاری نے پی ڈی پی کا دامن دوبارہ تھام لیا ہے، ان کا بھی وہاں اچھا اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ سہیل بخاری اس سے پہلے پی ڈی پی میں تھے، انہوں نے بھی ایک اچھا وہاں پہ گرینی علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں گراؤنڈ بنایا تھا۔ اور اس کے علاوہ سفینہ بیگ، حالانکہ ان کا بھی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ وہ پیپلز کانفرنس لیں گے، لیکن انہوں نے چلیے عمران، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ عمران نائی کو تفصیلات فراہم کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ ایڈوکیٹ عرفان حفیظ لون جو کہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آزاد امیدوار کے طور پر اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن اب جو ہے کانگریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، آج کانگریس میں شامل ہوں گے، اور پھر واگورہ حلقے سے یہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی یا اتحاد کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس پارٹی کی جانب سے دارالجواد سری نگر میں مولوی عمران رضا انصاری کی صدارت میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا، جس دوران علاقائی پٹن کے درجنوں افراد نے پیپلز کانفرنس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر عمران رضا انصاری کی جانب سے ان لوگوں کا پارٹی میں خیر مقدم کیا گیا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آج مجھے اپنے ساتھیوں سمیت یہاں ایک بڑی ہستی کے سامنے جوائن کر رہا ہوں، اس کے جھنڈے کے نیچے آ رہا ہوں۔ خالی اتنا ہی منصوبہ ہے میرا، اتنا ہی ارادہ ہے میرا کہ ہمارا پٹن سنور جائے۔ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے پٹن کو خراب کیا ہے، ان کو اب انشاءاللہ جواب دیں گے، ہم پٹن کو سدھاریں گے۔ 15 اگست سے پہلے مجھے مولوی صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی ریگارڈنگ پٹن ہسپتال کے، تو وہاں پہ ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ الحمدللہ مولوی صاحب نے مجھے ایشورنس دیا تھا کہ 2 ڈاکٹر آپ کے یہاں آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگست میں آ رہے ہیں، مگر آج اللہ کی مہربانی ہوئی ہم پہ مولوی صاحب کی محنت سے، آج ان 2 سرجنوں نے ہمارے ہسپتال میں جوائن کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر جموں کشمیر اپنی پارٹی کی چھانپورہ میں انتخابی مہم اور گھر گھر مہم جاری ہے۔ آج بھی پارٹی کے سرکردہ لیڈروں نے اور سینئر کارکنوں کی ایک ٹیم نے بادشاہ نگر، نٹی پورہ اور ملحقہ علاقوں سمیت کئی علاقوں کا دورہ کیا اور اپنی پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی۔ کئی لوگوں سے ملاقات بھی کی، ان کے مشکل اور مسائل بھی سنے۔ اس ٹیم کی قیادت محمد اشرف ڈار کر رہے تھے اور لگاتار اپنی پارٹی کی مہم آج بھی ان علاقوں میں جاری رہی، اور لوگوں سے آپ کو بتا دیں کہ چھانپورہ حلقے سے اپنی پارٹی کے محمد الطاف بخاری جو ہے خود اس حلقے سے اپنی پارٹی کے امیدوار ہے، اور آج بھی اپنی پارٹی کے سینئر لیڈروں کی جانب سے گھر گھر مہم جاری رہی، اور کئی لوگوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی، ان کے مشکلات بھی سنے، اور لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ اگر جموں کشمیر اپنی پارٹی اقتدار میں آئی تو لوگوں کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ شمالی کشمیر پٹن حلقے سے اسمبلی انتخابات کے لیے آزاد امیدوار سید ابرار نے برن، پلہالن، تیکول بل سمیت پٹن کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران لوگوں نے کئی مشکلات ان کے سامنے رکھے۔ ابرار نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے لوگوں کی تمام مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
جی میرا نام سعید ابرار ہے، میں ماموسا پٹن میں رہتا ہوں. جیسا کہ رائی صاحب آپ کو پتہ ہے میں آنے والے اسمبلی الیکشنز میں حصہ لینے جا رہا ہوں. اس حوالے سے آج میں ایک دو گاؤں میں نے دورہ کیا. میں نے سوچا کہ میں گراؤنڈ لیول پہ دیکھوں کہ لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہے. اس حوالے سے میں نے برن میں ایک میٹنگ کی جہاں پہ فیمیلز کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ فیمیلز نے جو وہاں پہ مسئلے مسائل رکھے، سب سے بڑا مسئلہ اس میں پانی کا تھا. برن ہو، چاہے سنگپورہ ہو، چاہے ہانجی ویرا ہو. یہ تو شرم کی بات ہے کہ ابھی بھی ان کا جو یہ پانی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا. اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میری کوئی ماں، میری کوئی بہن ابھی بھی سر پہ مٹکا لے کے دور سے کہیں سے پانی لے آئے. یمن چھن ون تہ بنا چن خاطر صاف آپ کی. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے. میری ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے کہ ایز سون ایز پاسبل کائنڈلی پلیز یمن کرتو یہ آبک مسئلہ اس یمن چھ کرتو یمن دور. تو ان کے اور بھی کچھ مسائل تھے، جیسے IOI کیسز تھے پینڈنگ ٲسۍ تمن کیسن یا کینٛہہ کامہِ آسنہٕ گٔمژٕ کینٛہہ. وۄنۍ تۄہہِ اکھ چیٖز حظ، میں نے آج جو لیڈیز کے ساتھ بات کی، لیڈیز اگر ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں، لڑکا ایک گھر کا چراغ ہوتا ہے اور لڑکی 2 گھروں کی چراغ ہوتی ہے. اگر یہ لڑکہ کرون اس اویئر گو اس کور اکھ گھر اویئر. وۄنۍ اگر اس لڑکی کرون اویئر، لڑکی چھِ بناوان سون سماج، لڑکی ہمارے سماج کو بیلڈ کرتی ہے. تو میرا یہ مقصد تھا کہ میں ان کو اویئر کروں کہ آپ کا پاور کیا. جنوبی کشمیر اننت ناگ ایسٹ سے PDP کے امیدوار صوفی غفار نے دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر میں اگلی حکومت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ہوگی. ان باتوں کا اظہار انہوں نے اپنے رہائش گاہ پر کیا جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے PDP میں شمولیت اختیار کی اور انہوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. دیکھیں جو آج یہاں پر ہماری کانگریس کے زوما اور نیشنل کانفرنس کے زوما ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، پہلے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور ان کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس پارٹی میں اور ہمارے گھر میں ان کو عزت اور احترام کا مقام ہمیشہ ملے گا، اور جو ان کی جائز مطالبات ہوں گے ان کا سلوشن جیت کے بعد انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے. اور دوسری بات کا یہ یقین دلاؤں گا کہ چک بڑون کے نام پہ جو بھی یہاں آئے گا اس کو عزت اور احترام کا ملے گا. اس کو ہم کسی کا خط لانے کے لیے یا سفارش لانے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے. باقی جو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو رجحان بڑھ رہا ہے لوگوں میں، جو سوچ اس وقت لوگوں کی بڑھ رہی ہے، وہ ہماری پارٹی کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے. اور جو ہماری پارٹی کا منشور ہے اور جو ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو اس کا ہم نے جب بنیاد ڈالی، جو اس وقت ہم نے اصول قائم کیے ہیں سیلف رول کا، باقی چیزوں کا، یہاں کے لوگوں کے عزت اور وقار کا، اس کے حساب سے لوگ آج راغب ہو. آگے بڑھتے ہیں. اننت ناگ ایسٹ کے امیدوار مہاراجہ کشن یوگی نے انتخابی مہم کے دوران آج کئی علاقوں کا دورہ کیا اور متعدد عوامی وفود سے انہوں نے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے دوران ان کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں. SMHS ہسپتال سری نگر کے باہر سڑکوں کی بدحالی، ناقص نکاسی آب اور ٹوٹے پھوٹے فٹ پاتھ اور بار بار ہونے والے ٹریفک جام عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. ان مسائل کی وجہ سے ہسپتال پہنچنے والے ایمبولینسز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے ایمرجنسی کی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کرنا مشکل ہو گیا ہے. لوگوں نے متعلقہ اداروں سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ عوام کو بہتر سہولت فراہم کی جا سکے. کران گزارش گورنمنٹس یہ سڑک سجدشی پان یت گھان ٹریفک جام لگ بھگ جناب محترم گنٹس ڈوڈس گنٹس تہ اگر پیشنٹ آس اور ایمبولینس تر مز پیشنٹ سہ ہکان واتت یوتھ کی اوتر آز برو ریت 5-6 گئی صفا کلو مود لڑکہ اخ نرویر ٹریفک گو جام سہ ہوں واتت ہسپتال کہین. یہ اپیل کران گورنمنٹ سواری کس پکان لوگ کپر پکان سڑکن وچ کیا حالات گمت خراب. یہ کر مہربانی گورنمنٹس ونان اپیل یہ کر سڑک کمپلیٹ
दस्ती तैयार स्मार्ट सिटी मरे छे कि गो बल गई सड़क थी करे परेशान बनाए लक्ष्य पट्टे बनाए बचे कि वा हालात क्या कम गसान कहें यह मेहरबानी कर गवर्नमेंट अपील दस कर फटोफट ये कम्प्लीट हर कुन साइड अकि साइड नी कह पेशेंट सह वो टाइम पे क्या हस्पताल ये प्रॉब्लम काकसराय स्टैंड पे ये बस स्टॉप ये लक्च गाड़ रुकान जाम करान फुल जाम बे वो तो सड़क हज हालत तुम वो यपर आब ये शेरान जल्दी पा ये हस्पताल रोड ये गो फौरी तौर काम लग। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।